अपनी साइंस के इस जर्नी में हम लोगों ने सबसे पहले जाना था मैटर्स के बारे में। किस तरीके से मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं मैटर या पदार्थ की, और क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि पदार्थों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ये मैटर या पदार्थ वैज्ञानिकों के बीच शुरू से ही चर्चा का विषय बना रहा। हमारे कुछ भारतीय और ग्रीक वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर जो पदार्थ है जिसको उन्होंने माना था कि ये कणों से मिलकर बना होता है, ये कण बहुत महीन होते हैं, और ये इस निष्कर्ष पर इससे पहुंचे थे। उन्होंने माना कि यदि पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं तो एक समय बाद एक ऐसी अवस्था मिलेगी, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको और अधिक डिवाइड या और अधिक विभाज्य नहीं किया जा सकता, और इसी कण को उन्होंने परमाणु कहा। इस फाइंडिंग्स के कारण बहुत सारे वैज्ञानिक्स का इंटरेस्ट इस फील्ड की ओर जुड़ गया, और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की जब प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, प्रॉपर इनकी खोज की गई, तो वैज्ञानिकों में यह भी क्यूरियोसिटी हुई कि एलिमेंट्स किस तरह से आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, ये क्यों कंबाइन हो जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हुए, और यहीं से आंसर निकल कर आता है कि किस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, एटम्स फ्री स्टेट में नहीं रह पा रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, वगैरह वगैरह कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इन चीजों के कारण ही मिला। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे और देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। हेलो एवरीवन, स्टडी विद वी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जैसा हम लोगों ने बात करा कि वैज्ञानिकों के सामने ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया था कि तत्व क्यों संयोग करते हैं, किस तरीके से वो कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये प्रोसेस होती कैसे है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए दो वैज्ञानिक एंटोइन एल लवोइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियमों को दिया। ठीक है, इसमें पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया, और इसके अनुसार इन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मेनली लवोइजिए साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया था, और कई कंबशन प्रोसेसेस को करने के बाद वो ये निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मास को ना ही क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसमें जो दूसरा नियम है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम भी इसे कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जोसेफ साहब ने बताया कि कोई भी यौगिक जो है वो दो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। कंपाउंड्स जब बनते हैं तो एलिमेंट्स के एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मिलने से बनते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपने कंपाउंड को किसी मेथड से लेबोरेटरी में बनाया हो या वो नेचुरली आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनेट ही होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, हमने एग्जांपल देखा था वाटर के अंदर H2O के अंदर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बाय मास 1:8 में मौजूद होती है। अब चाहे आपका वाटर वर्षा का जल हो, या आपने भूमि ग्राउंड वाटर निकाला हो, या फिर आपने कुओं से प्राप्त करा हो, या नेचुरली लैब में बनाया हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक डेफिनेट रेशियो होगा बाय मास, और जो कि 1:8 होगा। इसे ही इन्होंने निश्चित अनुपात का नियम कहा। तो आई होप ये रासायनिक संयोजन के जो दो नियम हैं आपको ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। रासायनिक संयोजन के नियमों की सही तरीके से व्याख्या करने के लिए और इसे विस्तार पूर्वक समझाने के लिए वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करा। इन्होंने बताया कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जैसा कि ग्रीक और भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले ही इस कण को परमाणु का नाम दिया था, इन्होंने भी यही कहा कि इस कण को क्या कहा जाए, इसे एटम कहा जाए। इन्होंने भी इसे एटम या परमाणु कहा, और इन्होंने बताया कि ये एटम है। इन्होंने बताया पहला तो इन्होंने यही पॉइंट बोला कि जो पदार्थ बहुत महीन कणों से या बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है या परमाणु। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु या एटम है ये नॉन डिविजिबल होता है, ये
क्या होता है, ये नॉन डिविजिबल होता है, इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसा कि इन्होंने बताया कि पदार्थ एटम से मिलकर ही बना होता है और एटम के मास के कारण ही जो है वो मैटर का मास होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के बल को इसी से बल मिलता है कि पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए होता है कि एटम जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना ही प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण या मास कंजर्वेशन के नियम को इस पॉइंट से इन्होंने बल दिया। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि एक ही एलिमेंट के या एक ही पदार्थ के जितने भी परमाणु होंगे या एटम होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होंगे और उनका मास भी सेम होगा। ये इन्होंने बताया कि जो एक ही पदार्थ के परमाणु होंगे उनके मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो एक समान ही होगी। ठीक इसी तरीके से कोई डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज भी इस एलिमेंट से अलग होगा। ये इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन्होंने चौथे पॉइंट पे बताया कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए दो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में एक फिक्स रेशियो में या एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होंगे, उसी के बाद ही क्या होता है, एक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी समझाने में इस परमाणु सिद्धांत ने बहुत अधिक योगदान दिया था। इन्होंने ये बताया कि किसी कंपाउंड के अंदर ये जो एटम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट्स आपस में एक डेफिनेट रेशियो में कंप्लीट नंबर में ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद ही ये क्या करते हैं, एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो इस परमाणु सिद्धांत के द्वारा डाल्टन ने जो रासायनिक संयोजन के नियम थे इनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी वो ये बताने में असमर्थ थे कि ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो एटम्स हैं ये आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, ये क्यों कंपाउंड बनाते हैं, ये बताने में अभी तक ये जो लॉ था ये समर्थ नहीं हुआ था। एटम के कंबाइन होने का रीजन हम आगे सिस्टमेटिक वे में अपनी स्टडी के साथ देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर वैज्ञानिकों ने दिया। फिलहाल बात करते हैं एटम या परमाणु के बारे में। तो काफी टाइम से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो एटम के बारे में तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर ही है कि ये पदार्थ का या सब्सटेंस का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जा सकता है मैटर का, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और ये बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं और ये माना गया कि पदार्थ को इससे अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर हमें एटम का साइज लेना है तो इसका हम रेडियस जो है या इसकी त्रिज्या है उसमें इसका मापन करते हैं और इसकी त्रिज्या का मापन या रेडियस का मापन नैनोमीटर में किया जाता है। और अगर बात करें तो एक नैनोमीटर अगर बात करूं तो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। हाइड्रोजन के एटम की बात करेंगे, काफी छोटा होता है, तो इसकी रेडियस दी जाती है 10⁻⁻10 मीटर से। इसके एटम की रेडियस, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर दी जाती है। अब जैसा कि बता दिया कि ये एटम काफी छोटे होते हैं और इन्हीं एटम्स के कारण जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके कारण ही उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान संरक्षण और जो आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो इसने बहुत सारे साइंटिस्ट को प्रेरित करा कि इस एटम के बारे में और जानना चाहिए, खास तौर पर एटम के मास के कारण, जिसके कारण पूरा सब्सटेंस का मास होता है, क्योंकि इस मास को ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एटम के मास को जानने के लिए या एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए बहुत समय से बहुत सारे प्रयास करे जा रहे थे। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो कई सारे आधार बनाए गए एटम के मास को नापने के लिए और उसमें जो सबसे एक्सेप्टेबल मेथड है जो आज भी प्रचलित है वो है कि जो एटम का मास है, एटम के मास को मेजर करने के लिए एक क्या करा गया, एक स्टैंडर्ड माना गया और स्टैंडर्ड बनाया गया एक कार्बन के आइसोटोप को।
एक कार्बन के आइसोटोप को, जिसे 12C कहा जाता है। यहां पर 12 क्या है, यहां पर ये जो 12 था ये कार्बन के आइसोटोप का मास था, एटॉमिक मास। और ये माना गया कि ये जो कार्बन का आइसोटोप है, ठीक है, इस कार्बन के आइसोटोप का जो ये वेट 12 है, इसको स्टैंडर्ड या मानक मान लिया गया और ये माना गया कि इसका जो मास है वो 12 AMU है। इसे कहा गया एटॉमिक मास यूनिट। शुरुआत में इसे जो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की इकाई थी, उसे एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। लिख देता हूं यहां पे मैं, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन वर्तमान में इसे सिर्फ यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, अभी हम हाल में इसे प्रदर्शित करेंगे तो इसे यूनिफाइड मास कहा जाएगा। ठीक है, तो परमाणु के द्रव्यमान को दर्शाने के लिए बताया गया यूनिट जो मानी गई वो कार्बन 12, कार्बन का जो समस्थानिक था C12 जिसे कहा जाता है, उसे स्टैंडर्ड माना गया। और ये बताया गया कि कार्बन के इस समस्थानिक के आइसोटोप का एक एटम का वेट, एक एटम का जो मास है, माफ कीजिएगा वेट नहीं, एक एटम का मास है वो 12 AMU है, वो 12 AMU है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक AMU का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 1/12 भाग किसका, मास ऑफ 12C एटम। जो ये 12C हमारा जो है, जो कार्बन का समस्थानिक है, उसके मास का 1/12वां भाग जो है वो कहलाएगा 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। तो ठीक इसी हिसाब से मान लीजिए अगर हमें हाइड्रोजन का मास देखना है तो हम उसे लिख देते हैं 1U। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो ये सिंपल 1U। अगर ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो ये है आपका 16U। ये U यहां पर यूनिफाइड मास को शो कर रहा है। मतलब यहां पर हमने मास को डायरेक्ट मेजरमेंट ना कर हमने एक स्टैंडर्ड लिया और उस स्टैंडर्ड के बेस पर बताया कि इसी के आधार पर हम परमाणु द्रव्यमान को माप सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। मान लीजिए आप एक सब्जी खरीदने जाते हैं, उस सब्जी वाले के पास मानक बाट नहीं है, उसके पास आपको देने के लिए। आप देखते हैं वो एक बड़ी सी सब्जी या बड़ा सा कद्दू होता है मान लीजिए, और उसके उसने मान लेते हैं 8 भाग कर रखे हैं या 8 भाग हैं। वो बताता है ये कद्दू अपने आप में जिस यूनिट में भी मैं बेच रहा हूं ये उसका 8 भाग है। अगर आपको बोलता है कि 2 भाग सब्जी चाहिए तो उसका जो वेट हो, उसका जो मास होगा वो इस कद्दू के 2 भागों के मास के बराबर होगा या उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर यहां पर यूज करा गया और कद्दू की जगह कौन सा लिया, कार्बन 12 एटम लिया गया। कार्बन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं, जब हम आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे, अभी देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर हम समस्थानिक को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल सिर्फ याद रखने के लिए रखते हैं कि एक AMU या U1U क्या होता है। और ये इस तरीके से बनाया गया कि एक इसको मानक बनाया गया और उस मानक में इसके आधार पर तुलना कर परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई। तो आई होप कि एटम और एटॉमिक मास के बारे में ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स या अणुओं के बारे में। कई बार एटम्स जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब वो स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं रह सकते हैं। इस कारण वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे अगर बात करा जाए हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन हम देखेंगे कि हमको हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है। ये आपस में किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर ये H2 मॉलिक्यूल या H2 अणु का निर्माण करते हैं। जो हमको हाइड्रोजन प्रकृति में मौजूद है वो इसी फॉर्म में मिलती है। ठीक इसी तरीके से बात करें तो क्लोरीन भी हमको Cl2 के फॉर्म में मिलती है, जहां पर क्लोरीन के 2 एटम आपस में मिलकर किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़कर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एक परमाणु की तुलना में क्लोरीन के। अब बात करते हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 क्लोरीन के एटम्स इस तरीके से मिलकर आपस में होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो सिर्फ सिंगल एक एटम के फॉर्म में ही जो होते हैं अवेलेबल होते हैं? तो ऐसे बिल्कुल होते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। ये ज्यादातर जो धातुएं होती हैं
ये आपकी क्या होती हैं, ये फ्री फॉर्म में एक एटम के ही फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है। और जितने ये एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं इसे इसकी एटमोसिटी या परमाणुकता कहा जाता है, ठीक है। अधिकांश तत्व के अणु एक ही परमाणु के द्वारा संरचित होते हैं, मतलब बने होते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि इनको एक से अधिक अणुओं की जरूरत पड़ती है और जितने अणु मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं ये संख्या ही क्या कहलाती है, इसकी परमाणुकता। इसे ही कहा जाता है परमाणुकता या एटमोसिटी, ठीक है। जैसे बात करें हाइड्रोजन की केस में तो हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा है, ये भी डाई एटॉमिक है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो ये मोनो एटॉमिक है, कॉपर का जो एटम है या कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके से या मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। और मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर डिफाइन बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का वह सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, मतलब इस सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ये एग्जिस्टेंस रहता है, जबकि एटम के फॉर्म में हो सकता है ये एग्जिस्टेंस में ना हो। इसीलिए एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको ठीक तरीके से क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं और जानते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयन करके एक और टर्म आएगा, आयन, इसके बारे में भी हम लोग पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं और देखते हैं कि आयन क्या होते हैं। आमतौर पर कोई धातु, मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये आयंस के थ्रू ही कंबाइन होते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है और सोडियम क्लोराइड जो होता है ये दो आयनों से मिलकर बना होता है। आयन मतलब ये आवेशित परमाणु हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड, यहां पर सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन होता है, ठीक है। जो धनायन होता है उसे कैटायन भी कहा जा सकता है, मतलब यहां पर सोडियम क्या है, कैटायन है, और जो ऋणायन होता है उसे एनायन कहा जाता है, ठीक है। तो जो धातु और अधातु आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो आयंस के फॉर्म में ही होते हैं। और आयंस होता क्या है, आयंस अगर डिफाइन करें तो आयंस आवेशित या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स का पूल होता है, उसे ही आयन कहा जाता है। चार्ज पार्टिकल, आवेशित पार्टिकल या आवेशित पार्टिकल्स के समूह को ही जो है वो आयन कहा जाता है। तो आई होप कि आयंस की डेफिनेशन जो है ये क्लियर हुई होगी। चलिए अब एक आखिरी टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की या कंबाइन होने की ये पावर है, इसी को संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। और कोई एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से जुड़ेगा ये इसकी वैलेंसी पर भी निर्भर करता है, या इसकी संयोजकता पर भी, एलिमेंट की संयोजकता पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मानिए आपके पास एक रोबोट है और उस रोबोट के 4 आर्म्स हैं और वो मान लीजिए अगर वो 2 इंसानों से हाथ मिलाना चाहेगा तो वो, मैंने पहले ही बोल दिया, वो इंसानों से अगर हाथ मिलाएगा तो उस रोबोट की 4 आर्म्स क्या करेंगी, वो 2 मैन या इंसानों से हाथ मिला सकती हैं। अगर मैं रोबो को R शो करूं और ह्यूमन को H, तो ये RH2 इसको बैलेंस करेगा कि दोनों इंसानों की 4 आर्म इस रोबो की 4 आर्म्स के साथ हाथ मिला सकती है। तो यहाँ पर रोबो की जो अगर बोला जाए वैलेंसी हो गई तो ये 2 हो गई कि ये 2 इंसानों के साथ हाथ मिला सकता है। तो यही तत्व की संयोजकता कहलाती है और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये फॉर्मूले बनाने में, केमिकल फॉर्मूलेस को बनाने में भी हेल्प करेगी। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन सभी हम लोगों ने सीखी, आई होप ये आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये आगे जाकर हमको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में बहुत उपयोगी होगी। इसके बाद वाले टॉपिक में एक छोटा सा विषय और बचा है, मोल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एटॉमिक मॉडल्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी विथ वी के साथ।